बच्चों अब हम शुरू करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर, जिसका कि नाम है मुद्रा और बैंकिंग। इसमें हम बैंकिंग प्रणाली और मुद्रा के बारे में कई जानकारियां प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मुद्रा के कार्यों से कि जो मुद्रा है वो क्या क्या कार्य करती है। तो शुरुआत करते हैं हमारा चैप्टर मुद्रा। मुद्रा क्या होती है? जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था उससे पहले जो वस्तु है उसको वस्तु के बदले में विनिमय किया जाता था। अर्थात कोई भी वस्तु किसी को आवश्यक होती थी तो वो क्या करता था, दूसरी वस्तु जो कि दूसरे व्यक्ति के पास होती थी वो आपस में विनिमय करके अपना कार्य चला लेते थे। जब अर्थव्यवस्था छोटी थी, लोगों की आवश्यकताएं भी क्या थी, कम थी, तो इसीलिए वस्तु विनिमय से कार्य चल जाया करता था। लेकिन जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता चला गया, मानव सभ्यता विकास करती चली गई, वैसे ही एक ऐसे साधन की आवश्यकता हुई जिससे कि लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके बदले में वस्तुओं को ले सके। क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली के कई दोष थे जिसकी वजह से हम हमारे हमेशा विनिमय प्रणाली को नहीं कर पाते थे, इसीलिए आविष्कार हुआ मुद्रा का। और मुद्रा ने हमारे अर्थव्यवस्था में, मुद्रा ने जो अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली है उसमें एक तूफान ला दिया। अर्थात जो मुद्रा का आविष्कार है वो अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आविष्कार माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है वस्तु विनिमय, जिसे कि हम बार्टर इकोनॉमी भी कहते हैं, जिसमें वस्तु विनिमय किया जाता है। उस अर्थव्यवस्था को बार्टर इकोनॉमी, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मुद्रा के माध्यम के बिना आर्थिक विनिमय को वस्तु विनिमय कहा जाता है। मुद्रा यदि माध्यम नहीं है और इसके बदले में यदि अर्थव्यवस्था में विनिमय किया जाता है तो उसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। ठीक है, इसमें वस्तु के बदले वस्तु दी और ली जाती है। मुद्रा विनिमय की सुविधाजनक बनाने का साधन है। मुद्रा विनिमय जो होता है, लेन देन होता है, उसको सुविधाजनक बनाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है कि यदि हमें किसी वस्तु की आवश्यकता है तो हमें ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो कि हमारे पास जो वस्तु है उसको लेकर और जिसकी हमें आवश्यकता है वो वस्तु दे दे। साथ में हमें ये भी तय करना होगा कि हमें कितनी तो वस्तु देनी होगी और कितनी वस्तु लेनी होगी। मान लिया किसी व्यक्ति के पास चावल है और उसे गेहूं की आवश्यकता है, तो वह ऐसा व्यक्ति ढूंढेगा जो कि उसके चावल को तो ले ले और साथ में उसको गेहूं को दे दे। फिर साथ में उसके साथ दिक्कत ये होगी कि वो कितनी मात्रा तो चावल दे और कितनी मात्रा गेहूं दे, क्योंकि उनके जो मूल्य है वो तय नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुद्रा है उसके द्वारा ही मूल्य का क्या होता है, तय किया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो मुद्रा ने जो विनिमय है उसको बहुत सुविधाजनक बना दिया है। मुद्रा ही मुख्य भूमिका विनिमय को सुगम बनाना, किंतु ये अन्य उद्देश्यों की पूर्ति में भी क्या होती है, सहायक है। जो मुद्रा है वो विनिमय को क्या करती है, सुगम बनाती है, लेकिन ये अन्य उद्देश्यों की पूर्ति भी क्या करती है, उसमें भी सहायक होती है। मुद्रा के द्वारा हम विनिमय तो कर ही सकते हैं, साथ में ये अन्य उद्देश्य है उसकी भी पूर्ति करती है। मुद्रा के कार्य, ठीक है, अब मुद्रा कौन कौन से कार्य करती है। जो पहला कार्य है जो कि अभी हमने बताया, विनिमय का माध्यम। मुद्रा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आपस में लेन देन कर सकते हैं। हमें यदि किसी वस्तु की आवश्यकता है तो हमारे पास मुद्रा है तो हम मुद्रा देंगे, बदले में वो वस्तु ले लेंगे और उसका मूल्य तय होता है वस्तु का, तो उतनी ही मुद्रा हमारे द्वारा दी जाती है। और यदि हमारे पास कोई वस्तु है तो हम वो वस्तु को दे देंगे और उसके बदले में मुद्रा ले लेंगे। तो इस प्रकार से हमें यहाँ दोहरे संयोग की आवश्यकता नहीं होती और आसानी से विनिमय कर लिया जाता है। तो मुद्रा का जो प्रमुख कार्य है वो विनिमय का माध्यम ही होता है। जो मुद्रा का दूसरा कार्य है वो है लेखे की इकाई, और जो तीसरा कार्य है वो है मूल्य संचय का साधन। तो हम यहाँ पर एक एक करके मुद्रा के कार्यों को अच्छे से पढ़ लेते हैं। जो सबसे पहला कार्य जो मैंने अभी आपको बताया, विनिमय का माध्यम, अर्थात मुद्रा के द्वारा आसानी से लेन देन कर लिया जाता है। हमें जिस भी वस्तु की आवश्यकता होगी, हमारे पास जो मुद्रा है हम उसको देकर वो वस्तु आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें ऐसा व्यक्ति ढूंढने की आवश्यकता नहीं है जो कि हमारी वस्तु को ले ले, बदले में हमें आवश्यकता वाली वस्तु दे दे। तो मुद्रा क्या कार्य करती है, विनिमय का माध्यम। बड़ी अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि उच्च कीमतों के कारण व्यक्तियों को अपने आधिक्य के विनिमय के लिए योग्य व्यक्तियों की तलाश करनी होगी। पहले जो अर्थव्यवस्था थी वो छोटी अर्थव्यवस्था थी, लोगों की आवश्यकताएं कम हुआ करती थी, इसीलिए वस्तु विनिमय संभव हो जाता था। लेकिन अब हम देखेंगे कि हमारी आवश्यकताएं भी बहुत अधिक बढ़ गई है, हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसी वजह से अब वस्तु विनिमय संभव नहीं है। हमें ऐसे व्यक्तियों की तलाश करनी होगी जो कि हमें क्या करे, हमारी आवश्यकता वाली वस्तु तो दे दे और जो हमारे पास वस्तु है उस वस्तु को ले ले। तो ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मुद्रा है वो विनिमय के साधन के रूप में काम करती है और लेन देन को सरल बनाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा जो है वो है लेखे की इकाई।
लेखे की इकाई में क्या होता है, जो मुद्रा है उसको हमें पता होता है कि मुद्रा का किसी भी वस्तु का क्या मूल्य है, उसे हम मुद्रा के रूप में अंकित कर सकते हैं। तो हम बता सकते हैं कि ये चीज़, जैसे पेन है ये 10 रुपए का है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि पंखा है ये 200 रुपए का है। तो हम किसी भी वस्तु का क्या कर सकते हैं, मूल्य डिसाइड कर सकते हैं, अर्थात उसको लेखे में भी लिख सकते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, विकास होता चला जाता है तो मुद्रास्फीति होती है, जिसे कि हम मुद्रास्फीति कहते हैं। तो क्या होता है, मुद्रा का मूल्य तो कम हो जाता है और वस्तुओं का मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अर्थात मुद्रा का मूल्य कम होना, जो पहले जो वस्तु थी वो 10 रुपए में आती थी, आज वो वस्तु कितने में आती है, 30 रुपए में आती है। अर्थात मुद्रा का मूल्य क्या हो गया है, कम। तो ये सब किससे पॉसिबल है, क्योंकि मुद्रा लेखे की इकाई के रूप में कार्य करती है। यहाँ पर लिखा भी है कि मुद्रा के माध्यम से वस्तु और सेवाओं के मूल्य मौद्रिक इकाई के रूप में अभिव्यक्त किए जाते हैं। वस्तु और सेवाओं के जो मूल्य है वो मौद्रिक इकाई के रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है, कि ये वस्तु इतने रुपए की है, ये वस्तु इतने रुपए की है, वस्तु का मूल्य अंकित होता है। तो इससे आसानी होती है किसी भी वस्तुओं का लेन देन करने में। यदि सभी वस्तुओं की कीमतें मुद्रा के रूप में बढ़ती है, जिससे कीमत स्तर में सामान्य क्या होती है, वृद्धि। जैसा मैंने अभी आपको बताया, यदि सभी वस्तुओं की कीमतें क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, जो वस्तुओं की मूल्य है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो मुद्रा का मूल्य क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं कीमत स्तर में सामान्य वृद्धि। और मुद्रा का मूल्य किसी वस्तु के सापेक्ष क्या हो जाता है, घट जाता है। मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है, घट जाता है। क्यों, क्योंकि जो वस्तु पहले कम मुद्रा में आती थी अब वो अधिक मुद्रा में आ रही है। अर्थात मुद्रा का मूल्य तो घट गया और वस्तु का कीमत क्या हो गई, बढ़ गई। तो वस्तु की कीमत का बढ़ने का मतलब होता है मुद्रा का मूल्य घट जाना। ठीक है, अर्थात मुद्रा की एक इकाई कम वस्तुओं को खरीदेगी, इससे मुद्रा की क्रय शक्ति में क्या होता है, ह्रास। अर्थात अब अधिक मुद्रा में भी हम कम वस्तुओं को खरीद पा रहे हैं, मुद्रा की क्रय शक्ति घट गई है, मुद्रा की क्रय शक्ति में ह्रास हो गया है, मुद्रा का मूल्य कम हो गया है। इसे हम मुद्रास्फीति भी कहते हैं। ठीक है, तो मुद्रा किसका कार्य करती है, लेखे की इकाई का कार्य करती है। वो वस्तुओं के मूल्य को अंकित करने में काम में आती है। आगे बच्चों समझ में। इसके बाद जो तीसरा काम है मुद्रा का, वो है मूल्य संचय का साधन। जैसे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना होता है, वस्तु के बदले में वस्तु का विनिमय करना होता है। तो यदि हमने ऐसी वस्तु हमारे पास है जिसको कि हम विनिमय नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वस्तु को हमें क्या करना होगा, संचय करना होगा। और ऐसी वस्तुएं नाशवान भी हो सकती हैं, जैसे कि हमें खाने पीने की चीज़ें हैं वो अगले दिन ही क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, जैसे दूध हुआ, मछली हुई। तो ऐसे में उसको हम संचित करके नहीं रह सकते। लेकिन मुद्रा क्या है, संचय का साधन है। हम क्या करेंगे, उस वस्तु को बेच के उसके बदले में मुद्रा ले लेंगे और उस मुद्रा को हम सालों साल भी संचित करके रख सकते हैं। तो जो मुद्रा है वो क्या कर सकती है, मूल्य संचय का साधन है। आजकल आप देखते हो कि लोग जगह जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टी के रूप में भी करते हैं, सोने के रूप में भी करते हैं, इसके अलावा मुद्रा के रूप में भी करते हैं, बैंक में भी करते हैं। तो मुद्रा ही क्या करती है, संचय का साधन है। और वो क्या करती है, बढ़ती भी चली जाती है। यदि आपने बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपका पैसा कुछ दिनों बाद क्या होगा, आपको बढ़ के मिलेगा। तो वो मुद्रा के द्वारा ही पॉसिबल है संचय करना, क्योंकि मुद्रा नाशवान वस्तु नहीं है। आगे बच्चों समझ में कि मुद्रा नाशवान वस्तु नहीं है, इसकी संचय लागत भी क्या होती है, बहुत कम। इसकी जो लागत है संचय, मतलब इसको इकट्ठे करने की लागत है, वो भी कम होती है। यदि आप बैंक में इसको इकट्ठा करते हो तो बल्कि आपको क्या होती है, इसकी लागत नहीं लगती आपको, और उसका क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो इसकी संचय लागत बहुत कम होती है, स्पेस भी क्या होती है, ये कम लेती है। मुद्रा किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय ग्रहण करने योग्य होती है। मुद्रा ऐसी चीज़ है जिसे हर कोई ग्रहण कर सकता है, क्योंकि इसकी सार्वभौमिकता होती है, हर किसी के द्वारा स्वीकार की जाती है, इसकी एक वैधानिकता होती है। तो ये किसी के द्वारा कभी भी ग्रहण की जा सकती है, जबकि हम वस्तु हैं वो हर बार किसी को नहीं दे सकते हैं। अतः ये व्यक्तियों के लिए क्या काम करती है, मूल्य संचय का काम करती है। हम मुद्रा को इकट्ठा करके रख सकते हैं, हमारे पैसों को हम बढ़ा सकते हैं, ये मूल्य संचय का क्या करती है, काम करती है। आ रहा है ना बच्चों समझ पे। मुद्रा के अतिरिक्त सोना, संपत्ति, मकान, बंधपत्र आदि परिसंपत्तियां भी क्या करती हैं, मूल्य संचय का कार्य करती हैं। हम ये कहें कि मुद्रा ही केवल मूल्य संचय का कार्य करती है, ऐसा जरूरी नहीं है। यदि हमने मुद्रा को परिसंपत्ति के रूप में इन्वेस्ट कर दिया है, यदि हमने मुद्रा को सोना खरीद के रख लिया है, मकान खरीद लिया है, जमीन खरीद ली है, तो वो भी क्या है, मूल्य संचय है। लेकिन मुद्रा की क्या होती है, सार्वभौमिकता होती है। इन सब चीज़ों की सार्वभौमिकता नहीं होती है। वहाँ पर यही लिखा है, किंतु ये परिसंपत्तियाँ दूसरी वस्तु के रूप में आसानी से परिवर्तित भी नहीं हो सकती। यदि आपने सोने के रूप में डाल दिया है अपनी मुद्रा संचित करने के लिए, तो ये दूसरी वस्तु के रूप में आसानी से परिवर्तित नहीं हो सकती। आप मुद्रा से मकान भी
भी खरीद सकते हो, सोना भी खरीद सकते हो, जो चाहे खरीद सकते हो, लेकिन सोना हमेशा आवश्यक नहीं है कि आपको सब कुछ खरीद के दे देगा। तो ये दूसरी वस्तु में आसानी से परिवर्तित नहीं हो सकती क्योंकि इनकी सार्वभौमिकता स्वीकार्यता नहीं होती। मुद्रा में जो सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है वो इन सब चीज़ों में सार्वभौमिकता का गुण पाया नहीं जाता है। इसीलिए मुद्रा मूल्य संचय का सबसे अच्छा साधन है, उसको नकदी भी कहा जाता है। आगे बच्चों समझ में, मुद्रा तरलता का एक अच्छा माध्यम है, जबकि ये सोना, संपत्ति, मकान, बंद पत्र ये भी क्या है, संचय के साधन है, लेकिन इनकी सार्वभौमिकता नहीं होती। तो ये मुद्रा के सारे कार्य हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब आगे है कि आजकल ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर चलने का प्रयास हुआ है जिसमें नकदी का उपयोग कम और डिजिटल सौदे का उपयोग अधिक होता है। आजकल हम जिस अर्थव्यवस्था में रह रहे हैं तो हमारा देश क्या, देश विदेश में हम देखते हैं कि बहुत अपग्रेड हो गया है। आजकल लोग मुद्रा रखना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि मुद्रा को रखना एक तरह से क्या होता है, सेफ्टी नहीं रहती, स्पेस भी लेती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो क्या है, आजकल डिजिटल सौदे होने लग गए हैं कि हम बिना किसी को मुद्रा दिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं पैसे और उस एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चले जाते हैं और हमारा कार्य भी हो जाता है। तो यह भौतिक रूप से नोट रखने का, सिक्के रखने का प्रचलन अब कम होता चला जा रहा है। आजकल लोग मोबाइल, स्मार्टफोन आदि का यूज़ करके क्या करते हैं, लेन देन कर लेते हैं। ये क्या होता है, नकदी का लेन देन इससे कम हो गया है। नकदी रखने की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी क्या होती जा रही है, कम होती चली जा रही है। तो ये जो सौदे हैं वो कहलाते हैं डिजिटल सौदे, जिसे हम डिजिटलाइजेशन भी कह रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है कि सौदे हैं वो डिजिटल रूप से किए जा रहे हैं और इसका प्रचलन न केवल हमारे भारत में बल्कि देश विदेश में क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। डिजिटल सौदे अधिक हो रहे हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था में वित्तीय सौदे भौतिक बैंक नोटों व सिक्कों से संबंधित न होकर व्यवहार करने वालों के बीच डिजिटल सूचनाओं से जुड़े रहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे इसके मोबाइल में ऐप्स भी आते हैं। इसके अलावा जो क्या होता है, बैंकिंग भी चलती है, जिसमें क्या होता है, नेट बैंकिंग के थ्रू क्या करते हैं, एक खाते से दूसरे खाते में क्या होता है, पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। उनकी डिजिटल सूचनाओं का व्यवहार होता है। यहाँ भौतिक रूप से जो बैंक में नोट है या फिर सिक्के हैं उनका लेन देन नहीं होता। तो ये बहुत अधिक प्रचलन होता जा रहा है आजकल हमारे अर्थव्यवस्था में। ठीक है बच्चों, भारत सरकार भी क्या कर रही है, ये वित्तीय समायोजन के विभिन्न सुधारों में विनियोग कर रही है। भारत सरकार ने भी इसको बहुत ज़्यादा क्या किया है, पुशअप किया है, बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वित्तीय समायोजन में बहुत अधिक सुधार कर रही है। बहुत सारी ऐप्स है जो भारत सरकार के द्वारा भी क्या किए हैं, लॉन्च किए जा रहे हैं, ताकि लोग जो बिना नकदी का प्रयोग करके क्या कर सके, व्यवहार कर सके। विगत कुछ वर्षों में जनधन खाते खुले हैं, आधार आधारित भुगतान पद्धतियां शुरू हुई हैं, ई वैलेट शुरू हुए हैं, नेशनल फाइनेंस स्विच आदि ने सरकार के डिजिटल होने का प्रमाण दिया है। जो सरकार जो डिजिटल सौदों पर जोर दे रही है, उसमें सरकार ने ई वैलेट्स की बहुत सुविधा उपलब्ध करवाई है। बहुत सारे जनधन खाते खोले गए हैं, आधार आधारित भुगतान किया जा रहा है, जिससे क्या होगा, नकदी का जो प्रचलन है लोगों के बीच में वो कम होता जा रहा है और डिजिटल सौदे बहुत अधिक होते जा रहे हैं। इसमें भौतिक रूप से नोट और सिक्के रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मोबाइल और स्मार्टफोन के पूरे भारत में फैल जाने से वित्तीय समायोजन एक वास्तविक स्वप्न की भांति देखा जाता है। आजकल मोबाइल और स्मार्टफोन का यूज़ बढ़ता चला जा रहा है, पूरे देश में ये फैले हुए हैं और बहुत अधिक यूज़ में आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये वित्तीय समायोजन और भी आसानी से किया जा सकता है। तो बच्चों समझ में आ गया कि मुद्रा कौन कौन से कार्य संपादित करती है। जो ये तीनों जो कार्य हैं आपको अच्छे से याद करने हैं, अपनी कॉपी में नोट करने हैं। किस तरीके से आजकल डिजिटल सौदे बढ़ते चल जा रहे हैं ये भी आपको याद रखना है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे मुद्रा की मांग क्या होती है, मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, जिसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी हासिल होगी। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।